फेवी 27, 136 जलमग्न भूल भुलैया। डू फैंग 9 मंजिला टावर के पूर्वी हिस्से की ओर चले और चारों ओर ध्यान से देखा। उन्होंने खुद को एक विशाल चौक में पाया जहां 9 विशाल मूर्तियां एक वृत्त में खड़ी थीं, जो एक दूसरे से कुछ दर्जन फीट की दूरी पर थीं। इनमें से 8 मूर्तियां विभिन्न पौराणिक जीवों को दर्शाती थीं, जबकि केवल मध्य वाली मूर्ति में ही मानव आकृति थी। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। इस प्राचीन साधक का चेहरा गोल है, भौहें नुकीली हैं और आंखें दूर तक फैली हुई हैं। उनका चेहरा गंभीर है, जिसमें थोड़ी चिंता झलकती है, मानो वे भविष्य को लेकर चिंतित हों। प्रतिमा के दाहिने हाथ में तलवार है, जिसकी नोक नीचे की ओर है। प्रतिमा के ठीक सामने लगभग 10 झांग व्यास का एक छोटा सा तालाब है, जिसमें कई सुंदर मछलियां खुशी से तैर रही हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन डू फैंग को कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि सू उपनाम वाले दोनों भाई इस चौक से गायब होकर कहीं और चले गए हैं। उस विशाल मूर्ति को देखकर डू फैंग को अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत तीसरी मंजिल से लाई हुई अनाम पुस्तक निकाली, पहला पृष्ठ खोला और उस पर बने चित्र की तुलना चौक में स्थित मूर्ति से की। दोनों चित्र अत्यंत समान थे और अंततः पता चला कि यह एक ही व्यक्ति की मूर्ति है। ये कौन है? यहाँ मूर्ति क्यों खड़ी है? इस अनाम प्राचीन पुस्तक को किसने बनाया है? क्या इनके बीच कोई संबंध है? कई सवाल डू फैंग के मन में कौंध गए। प्राचीन पुस्तक को एक तरफ रखने के बाद डू फैंग ने फिर से मूर्ति का निरीक्षण किया। धीरे धीरे चलते हुए वह मूर्ति के पास पहुंचा। उसे देखते हुए उसने गौर किया कि मूर्ति के दाहिने हाथ में पकड़ी लंबी तलवार सीधे मछली के तालाब के केंद्र की ओर इशारा कर रही थी। अचानक उसके मन में एक भावना जागृत हुई, जवाब इसी तालाब में छिपा था। डू फैंग तालाब के किनारे की ओर दौड़ा, पानी में कूदा, बीच तक तैर कर गया और फिर सीधे पानी में गोता लगा लिया। मछली का तालाब लगभग 20 फीट गहरा था। तल तक गोता लगाने के बाद डू फैंग ने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि वहां काफी रोशनी थी। रोशनी बाईं ओर से आ रही थी। उसने रोशनी की दिशा में देखा और अपने ठीक सामने लगभग 5 फीट की दूरी पर एक खुला दरवाजा देखा। दरवाजा 7 फीट से अधिक ऊंचा और 3 फीट से अधिक चौड़ा नहीं था, जिससे एक बार में केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता था। मछली के तालाब की तलहटी से रोशनी इस दरवाजे से होकर अंदर आ रही थी। डू फैंग को पता था कि उसे सही जगह मिल गई है। सू उपनाम वाले दोनों व्यक्ति इसी दरवाजे से अंदर आए होंगे। डू फैंग दरवाजे पर पहुंचा, जहां एक पतली, कोमल प्रकाश अवरोधक परत ने उसे सील कर रखा था, जिससे पानी अंदर नहीं जा पा रहा था और अंदर की कोई भी छवि दिखाई नहीं दे रही थी। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और प्रकाश अवरोधक को छूने का प्रयास किया, लेकिन वह आसानी से उसे भेद गया। एक पल की झिझक के बाद डू फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और प्रकाश अवरोधक को पार करते हुए दरवाजे से अंदर प्रवेश कर गया। अंदर प्रवेश करते ही डू फैंग दंग रह गया। अंदर एक विशाल भूल भुलैया थी जिसमें 5 घुमावदार रास्ते एक अज्ञात गंतव्य की ओर जा रहे थे। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वह केवल 10 फीट से भी कम दूरी तक ही पहुंच सकी और दीवारों को भेद नहीं पाए। उसकी शक्ति चरम सीमा तक दबी हुई थी, सामान्य शक्ति के 1% से भी कम। इन अंशों को देखते हुए डू फैंग ने अपना सिर झुकाया और सोचने लगा कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। वह सोच रहा था कि क्या सू उपनाम वाले दोनों लोग इस भूल भुलैया में फंस गए हैं, या उनके पास इससे निकलने का कोई और रास्ता है। डू फैंग ने सबसे बाईं ओर का रास्ता चुना और धीरे धीरे आगे बढ़ा। इस रास्ते का प्रवेश द्वार मात्र 3 फीट चौड़ा था, लेकिन अंदर जाने पर यह धीरे धीरे लगभग 10 फीट चौड़ा हो गया। छत पर बत्तियां लगी थीं, जिससे पूरा रास्ता बहुत रोशन था। रास्ता बाएं दाएं मुड़ता था और बार बार 2 भागों में बढ़ता था। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वह अंततः सबसे दाईं ओर के रास्ते से बाहर निकला और जहां से उसने शुरू किया था वहीं लौट आया। इस तरह अंधाधुंध प्रयोग करना बिल्कुल भी समाधान नहीं है। जिस रास्ते से हम अभी गुजरे हैं, उससे यही लगता है कि आगे अनगिनत मोड़ हैं। सही रास्ता न मिलने पर हम कहीं फंस सकते हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है। अचानक डू फैंग के मन में एक विचार आया और उसने सहज ही बिना नाम वाली किताब को फिर से निकाला, दूसरा पृष्ठ खोला और घनी रेखाओं को ध्यान से देखा। देखते हुए डू फैंग ने गौर किया कि ये रेखाएं कुछ हद तक उस रास्ते से मिलती जुलती थीं जिस पर वह अभी चला था। इस खोज से डू फैंग को अपार खुशी हुई। ये रेखाएं वास्तव में भूल भुलैया का नक्शा थीं। आखिरकार उसे सही खजाना मिल ही गया। इतने सालों तक किसी को पता ही नहीं चला था कि असली खजाना तो यह अनाम प्राचीन पुस्तक थी।
अब वह दूसरी दुनिया से अमृत और जादुई कलाकृतियां ला सकता था। हा हा हा, डू फैंग मन ही मन जोर से हंसा। अब जब उसे पता चल गया था कि ये असमान, एक दूसरे को काटती और घुमावदार रेखाएं इस पानी के नीचे की भूल भुलैया का नक्शा हैं, तो डू फैंग ने इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना शुरू कर दिया। रेखाएं असंख्य और पहचानना मुश्किल लग रही थीं, लेकिन करीब से देखने पर उसने पाया कि उनमें से केवल 5 ही अपेक्षाकृत मोटी थीं, जबकि बाकी पतली थीं और आसानी से नज़रअंदाज हो जाती थीं। ये 5 मोटी रेखाएं भी एक दूसरे को काट रही थीं और कुछ हद तक एक दूसरे पर चढ़ी हुई थीं। डू फैंग ने अपना सिर उठाया, थोड़ा सा घूमा और चारों ओर देखा। वहां ठीक 5 रास्ते थे। क्या हर मोटी रेखा किसी रास्ते को दर्शाती है? डू फैंग एक बार फिर सबसे बाईं ओर वाले रास्ते में दाखिल हुआ और ऊपर खींची गई रेखाओं से अपने कदमों का मिलान करते हुए सावधानी से आगे बढ़ा। कई मोड़ पार करने के बाद डू फैंग को प्राचीन पुस्तक पर बनी मोटी रेखाओं में से एक रेखा मार्ग की दिशा का संकेत दे रही थी। चौराहे पर पहुंचकर डू फैंग ने मोटी रेखा द्वारा इंगित दिशा में मुड़कर धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी। आधे घंटे से भी कम समय में वह लंबे मार्ग को पार करके एक पत्थर के द्वार पर पहुंच गया। हल्के से धक्का देने पर पत्थर का दरवाजा धड़ाम से खुल गया। दरवाजा खुलते ही गर्मी की एक तेज लहर बाहर निकली, जिससे मुंह सूख गया। अंदर देखने पर लगभग 5 झांग व्यास का एक पत्थर का कमरा दिखाई दिया। कोने में एक पलंग, एक मेज और एक कुर्सी रखी थी, जो देखने में बहुत साधारण लग रही थी। पत्थर के कक्ष के ठीक बीचों बीच दीवार पर एक तलवार सीधी लटकी हुई थी। उसकी धार पर हल्की ज्वालाओं जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। हालांकि वह चुपचाप लटकी हुई थी, फिर भी उससे ऊष्मा की एक लहर निकल रही थी, जिससे असहनीय गर्मी महसूस हो रही थी, मानो कोई स्टीम में फंस गया हो। उसके नीचे एक म्यान थी, जो स्पष्ट रूप से एक सहायक वस्तु थी। डू फैंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। वह इस बात से आश्चर्यचकित था कि वह इतनी दूरी से तलवार की शक्ति को महसूस कर सकता था, और सोच रहा था कि वह इसे कैसे छीन सकता है। वह इस बात से प्रसन्न था कि तलवार निश्चित रूप से एक अनमोल वस्तु थी, कम से कम एक आध्यात्मिक हथियार और उच्च कोटि की थी। अपने पूरे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करते हुए डू फैंग दीवार पर टंगी तलवार की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह तलवार के करीब पहुंचता गया, आसपास की गर्मी और तीव्र होती गई। हालांकि उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके खुद को ढाल बना लिया था, फिर भी डू फैंग का शरीर पसीने से भीगा हुआ था। 5 झांग की छोटी सी दूरी भी उसे 50 झांग चलने जैसी लग रही थी। अंततः लंबी तलवार तक पहुंचकर डू फैंग पूरी तरह भीग चुका था, मानो वह जलकर राख हो जाएगा। उसे बहुत प्यास लगी थी। फिर भी उसने दृढ़ निश्चय के साथ अपनी इच्छाशक्ति के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास जारी रखा। धीरे धीरे उसने अपने हाथ बढ़ाए और तलवार को पकड़ लिया। तलवार के बारे में ढेर सारी जानकारी तुरंत डू फैंग के दिमाग में आ गई, उसके पूर्व स्वामी की चेतना। तलवार का नाम 9 स्वर्ग वज्र तलवार, श्रेणी मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, लंबाई 3 फीट 7 इंच, चौड़ाई 3 इंच, 9 स्वर्ग श्वास मृदा और नीली ज्वाला स्वर्ण सार का उपयोग करके निर्मित, 9 आत्माओं की सच्ची अग्नि से 10 वर्षों तक परिष्कृत और फिर दिव्य बिजली द्वारा प्रबलित। ये लंबी तलवार अनाम प्राचीन पुस्तक के तीसरे पृष्ठ पर बनी तलवार से आकार में मिलती जुलती है, इसलिए यह वही तलवार होनी चाहिए। फिर क्या बाकी 3 वस्तुएं, वह स्क्रॉल, जेड की बोतल और कवच, दूसरे मार्ग के अंत में स्थित पत्थर के कक्ष में हैं? डू फैंग का दिल जोर से धड़कने लगा। ये लंबी तलवार पहले से ही मध्यम स्तर का आध्यात्मिक हथियार है, इसलिए बाकी 3 वस्तुएं भी साधारण नहीं होंगी। 9 स्वर्गों की वज्रपात तलवार की अपार शक्ति को महसूस करते हुए डू फैंग अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत तलवार को म्यान में डाल लिया, जिससे जलन कम हो गई। पत्थर के कक्ष में तलवार के अलावा और कुछ नहीं था। डू फैंग कक्ष से बाहर निकला और प्राचीन पुस्तक में दिए गए नक्शे का अनुसरण करते हुए घुमावदार रास्ते पर चलते हुए दूसरी मोटी रेखा से संबंधित मार्ग में प्रवेश किया। टेलीपोर्टेशन एरे। पहले मार्ग के अनुभव से सबक लेते हुए दूसरा मार्ग काफी सरल था। डू फैंग तेजी से चलने लगा और आधे घंटे से भी कम समय में वह मार्ग के अंत तक पहुंच गया, जहां उसे वही पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। पत्थर का दरवाजा खोलते ही उसी आकार और साज सज्जा वाला एक पत्थर का कमरा डू फैंग के सामने आ गया। फर्क सिर्फ इतना था कि बीच की दीवार पर तलवार की जगह एक चित्र बना हुआ था। चित्र में एक 9 मंजिला मीनार दिखाई गई थी। डू फैंग ने मीनार को देखा और सोचा कि यह बाहर वाली 9 मंजिला मीनार जैसी क्यों दिखती है। वह आगे बढ़ा और चित्र को नीचे उतारा, और तुरंत ही उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी।
ये चित्र शहर के भीतर स्थित 9 मंजिला मीनार में प्रवेश का पास है। जिसके पास भी यह चित्र होगा, उसे 9 मंजिला मीनार की किसी भी मंजिल में प्रवेश करने का अधिकार होगा, और साथ ही वह मीनार के अंदर छिपे खजानों को बिना किसी सीमा के अपनी इच्छानुसार ले सकता है। डू फैंग अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये चित्र तो अनमोल था। इसकी मदद से वह 9 मंजिला पैगोडा की किसी भी मंजिल पर जा सकता था। वह बाहर जाते समय इसका प्रयोग करके देखेगा, और अगर यह कारगर रहा तो पैगोडा के अंदर रखी सारी चीज़ें अपने साथ ले जाएगा। ये दोनों वस्तुएं अनमोल हैं। कवच और जैड की बोतल में रखी वस्तुएं भी उतनी ही मूल्यवान होंगी। उत्सुकता से भरा हुआ डू फैंग मुड़ा और पत्थर के कक्ष से बाहर निकलकर प्रवेश द्वार पर लौट आया। नक्शे के निर्देशों का पालन करते हुए वह तीसरे मार्ग में प्रवेश कर गया। नक्शे का अनुसरण करते हुए डू फैंग जल्दी से तीसरे पत्थर के कक्ष में पहुंच गया। अंदर एक कवच था जो पूरे शरीर को ढके हुए था। यह आसमानी नीले रंग का था और देखने में साधारण लग रहा था, लेकिन डू फैंग जानता था कि ये दिखने में जितना लगता है उससे कहीं अधिक जटिल था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, कवच के पास पहुंचा और सावधानीपूर्वक उसे उतार दिया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि यह कितना पतला और हल्का था। तुरंत ही डू फैंग को इस कवच के बारे में प्रासंगिक जानकारी मिल गई। इस कवच को ब्लू जेड कवच कहा जाता था, जो एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति थी, जिसे मुख्य रूप से आर्कटिक हिमसागर से प्राप्त 10,000 वर्ष पुराने बर्फीले काले लोहे से बनाया गया था, जिसमें नीले जेड और सोने की धूल का सार समाहित था। केवल 4 जिन और 9 लियांग वजन का ये कवच एक मध्यम स्तर के युद्ध देवता के पूर्ण बल के हमले को भी झेल सकता था। यह मध्यम स्तर के युद्ध देवता के पूरे बल से किए गए हमले को भी झेल सकता है। ऐसा अनमोल हथियार पाकर डू फैंग ने तुरंत इसे पहन लिया। इस समय यह उसके अस्तित्व का तुरुप का पत्ता था। युद्ध देवता स्तर के विशेषज्ञों की तो बात ही छोड़िए, डू फैंग ने तो कई युद्ध सेनापति स्तर के उस्तादों को भी नहीं देखा था। अब केवल एक ही खजाना बचा था, जैड की बोतल। डू फैंग प्रवेश द्वार पर लौटा और चौथे मार्ग से अंदर गया। आधे घंटे बाद वह चौथे पत्थर के कक्ष में पहुंचा, जहां मेज पर सचमुच एक सफ़ेद जैड की बोतल रखी हुई थी। डू फैंग चलकर पास आया, जैड की बोतल उठाए और उसे खोला। अंदर 3 गोलियां थीं, एक नीली, एक लाल और एक हरी। खोलते ही उनसे सुगंधित खुशबू आने लगी। डू फैंग उन तीनों गोलियों के नाम या उनके असर को नहीं पहचान सका, लेकिन उसे यकीन था कि वे अनमोल हैं, इसलिए उसने उन्हें एक तरफ रख दिया। अब जबकि अनाम प्राचीन पुस्तक में वर्णित चारों वस्तुएं एकत्रित कर ली गई हैं, केवल एक मार्ग शेष है। क्या उस मार्ग के अंत में कोई और पत्थर का कक्ष है, और उसके भीतर कौन सा खजाना छिपा है? अनाम प्राचीन पुस्तक में इसका वर्णन क्यों नहीं किया गया? वैसे मुझे पहले शक था कि सु उपनाम वाले दोनों लोग भी इस जगह में आए थे, लेकिन इतने समय से वे दिखाई क्यों नहीं दिए? इन पत्थर के कमरों में रखे खजाने भी नहीं चुराए गए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे दोनों यहाँ नहीं हैं? अगर ऐसा है तो वे कहाँ गए होंगे, या फिर वे इस भूल भुलैया में कहीं फंस गए हैं? मन में कई सवाल लिए डू फैंग भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर लौटा और 5वें मार्ग को देखा। वह थोड़ा उत्साहित था, ये सोचकर कि इस 5वें मार्ग के अंत में उसका क्या इंतजार कर रहा है। वे सुगमतापूर्वक मार्ग से गुजरे और उसके अंत तक पहुंच गए। इस मार्ग के अंत में एक और पत्थर का द्वार था, लेकिन ये द्वार पिछले चारों द्वारों से आकार में 2 गुने से भी अधिक था और कहीं अधिक भव्य और राजसी प्रतीत होता था। पत्थर का दरवाज़ा खोलते ही एक विशाल हॉल दिखाई देता है। हॉल के बीचों बीच एक जादुई घेरा है जिससे चकाचौंध भरी सफ़ेद रोशनी निकल रही है। डू फैंग ध्यान से उसका अवलोकन करता है और समझता है कि यह वास्तव में एक टेलीपोर्टेशन घेरा है। वह सोचता है कि यह कितने वर्षों से मौजूद है, फिर भी अभी तक कैसे काम कर रहा है। डू फैंग ने हॉल का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया और पुष्टि की कि कोई असामान्यता नहीं है। फिर वह टेलीपोर्टेशन एरे के पास पहुंचा। इस एरे को सक्रिय करने के लिए 1000 स्पिरिट एसेंस पिल्स की आवश्यकता थी। टेलीपोर्टेशन एरे के एक बार उपयोग के लिए 1000 स्पिरिट एसेंस पिल्स वास्तव में आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं। सौभाग्य से डू फैंग के पास कुछ पिल्स थीं। वह कोई अन्य उच्च श्रेणी की पिल्स नहीं ला सकता था, वे सभी ही चेंजी द्वारा छोड़े गए भंडारण बैग में थीं। ये टेलीपोर्टेशन तंत्र कहाँ जाता है? डू फैंग गहरी सोच में डूबा हुआ था और उसने अपनी ठुड्डी सहलाई। क्या उसे जाकर देखना चाहिए? क्या वहाँ कोई खतरा था? क्या सु उपनाम वाले दोनों लोग भी इसी टेलीपोर्टेशन तंत्र से निकले थे? भले ही यह खतरनाक हो, हमें जाकर देखना ही होगा। रास्ते में कई खतरे हैं, लेकिन क्या इनाम भी उतने ही शानदार नहीं हैं?
इसके अलावा मेरे पास इस समय ब्लू जेड आर्मर है जो एक शुरुआती स्तर के बैटल एम्परर के पूरे बल के हमले को झेल सकता है, और मेरे पास उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार 9 हेवंस थंडरफायर स्वॉर्ड है। मुझे विश्वास है कि जब तक मेरा सामना किसी वॉर गॉड स्तर के विशेषज्ञ से नहीं होता, मैं अपनी जान बचाकर निकल सकता हूँ। डू फैंग ने 1000 स्पिरिट एसेंस गोलियां निकाली और उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के चारों ओर बने छोटे छेदों में डाल दिया, फिर एरे के अंदर प्रवेश किया। टेलीपोर्टेशन एरे से एक भिनभिनाहट की आवाज़ निकली और उससे एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली। रोशनी तेजी से घूमने लगी, यहाँ तक कि टेलीपोर्टेशन एरे के अंदर डू फैंग दिखाई देना बंद हो गया। फिर एक कान फाड़ देने वाली गर्जना हुई, सफ़ेद रोशनी अचानक कमज़ोर पड़ गई, प्रभामंडल गायब हो गया और सब कुछ सामान्य हो गया। हालांकि एरे के अंदर डू फैंग गायब हो चुका था। डू फैंग को कुछ पल के लिए चक्कर आया, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। आंखें खोलकर उसने ध्यान से अपने आसपास का जायजा लिया। उसने खुद को एक भव्य महल में पाया। टेलीपोर्टेशन सरनी महल के एक एकांत कोने में मुख्य हॉल के ऊपर स्थित थी। इस कोने से वह पूरे हॉल को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये भव्य हॉल 100 फीट चौड़ा था और इसके ठीक 20 फीट ऊपर एक वर्गाकार कड़ाही रखी थी। इस कड़ाही के 4 पैर थे, ये काले रंग की थी और इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 9 फीट 9 इंच थी, जिसे किसी अज्ञात पदार्थ से ढाला गया था। इसकी सतह पर कई विचित्र प्रतीक खुदे हुए थे। उस कड़ाही की आभा साधारण खजानों से अलग थी, उसमें एक ऐसी आभा थी जो इस दुनिया से संबंधित नहीं थी, जिससे एक अवर्णनीय दबाव उत्पन्न हो रहा था जो भयावह था। चौकोर कड़ाही के ठीक 10 फीट आगे 2 लोग लेटे हुए थे। डू फैंग ने गौर से देखा और उन्हें उन 2 सू भाइयों के रूप में पहचान लिया जिनकी वह तलाश कर रहा था। डू फैंग बेहद चिंतित हो गया। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का विस्तार किया, लेकिन अन्य स्थानों की तरह ये केवल लगभग 10 फीट की दूरी तक ही पहुंच पाए। पता चला कि ये दोनों बहुत पहले ही यहाँ आ चुके थे। यह अजीब बात थी कि उन्होंने पहले चारों पत्थर के कक्षों से खजाने नहीं लिए, बल्कि सीधे यहाँ आ गए। क्या ऐसा हो सकता है कि अंदर और भी अधिक और बेहतर खजाने हों? या वे बस अन्य 4 खजानों से अनजान थे? या शायद उस चौकोर कड़ाही से? ये दोनों मृत प्रतीत होते हैं। इतनी दुखद मौत यहाँ क्यों हुई? क्या कोई और शक्तिशाली व्यक्ति पहले ही हॉल में आ गया था? या कोई और कारण है? पल भर में डू फैंग के मन में अनगिनत विचार कौंध गए। थोड़ी देर बाद जब उसने देखा कि कुछ भी असामान्य नहीं है, तो वह सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, साथ ही अपने आसपास का भी अवलोकन करता रहा, लेकिन उसे कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। कड़ाही के पास पहुंचकर डू फैंग ने सू उपनाम वाले दोनों व्यक्तियों की चोटों का विस्तार से निरीक्षण किया। दोनों जमीन पर बेसुध पड़े थे और वास्तव में मर चुके थे। दोनों के चेहरे ऊपर की ओर थे और एक दूसरे की ओर थे। एक विजयी वापसी। सू उपनाम वाले अधेड़ उम्र के व्यक्ति के चेहरे पर अब भी उग्र भाव थे। उसकी छाती पर एक लंबा निशान था जो इतना गहरा था कि हड्डी दिखाई दे रही थी। उसके बगल में एक पंखा पड़ा था जो उसके छोटे भाई त्रिकोणीय आंखों का जादुई हथियार था। त्रिभुजाकार आंखों वाला व्यक्ति आश्चर्यचकित और अविश्वास से भरा हुआ था। उसकी छाती में एक तलवार धंसी हुई थी, जो संभवतः वही तलवार थी जिसका इस्तेमाल सू उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति ने सफ़ेद धुंध में रहस्यमय राक्षस से लड़ते समय किया था। दोनों की हालत देखकर डू फैंग तुरंत समझ गया कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला है, जिसके परिणामस्वरूप दोनों की मृत्यु हो गई है। एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? किसी खजाने के लिए? कौन सा खजाना? डू फैंग ने अनजाने में अपना सिर घुमाकर चौकोर कड़ाही की ओर देखा। जरूर वही होगा। डू फैंग ने दोनों आदमियों से थैले छीन लिए और उन्हें खंगालने लगा। उसे बाकी गोलियों, जादुई औजारों, साधना तकनीकों आदि की कोई परवाह नहीं थी। सू उपनाम वाले अधेड़ उम्र के आदमी के थैले में केवल एक वस्तु ने उसका ध्यान खींचा। यह एक अज्ञात स्क्रॉल था जिस पर एक चित्र के अलावा कुछ भी नहीं था। चित्र की रेखाएं डू फैंग के हाथ में मौजूद अनाम प्राचीन पुस्तक की रेखाओं से मिलती जुलती थीं। डू फैंग ने अपने हाथ में मौजूद चित्र को निकालकर दोनों चित्रों की तुलना की। तब उसे अंतर दिखाई दिया। सू उपनाम वाले व्यक्ति के चित्र में रेखाओं की मोटाई में कोई अंतर नहीं था। केवल एक रेखा अलग रंग से चिन्हित थी, जो 5वें मार्ग को दर्शाती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि सू उपनाम वाले अधेड़ व्यक्ति ने वूजिंग शहर से जो वस्तु प्राप्त की थी, वह यही थी। बस ये स्पष्ट नहीं है कि नक्शा किसने बनाया और उस पर केवल एक ही मार्ग क्यों अंकित किया गया था। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और उसे चौकोर कड़ाही पर रखा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने कड़ाही को अपने थैले में रखने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
डू फैंग थोड़ा झुंझलाया, ऐसा लग रहा था कि इस कड़ाही को इस्तेमाल करने के लिए एक विशेष विधि की आवश्यकता है। उसने कड़ाही के चारों ओर देखा, उस पर कोई शिलालेख नहीं था और हॉल में कोई अन्य मूल्यवान वस्तु भी नहीं थी। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा। उस अनाम प्राचीन पुस्तक के चारों पृष्ठ उपयोगी थे, केवल चौथा पृष्ठ ही अप्रयुक्त था। डू फैंग ने तुरंत चारों पृष्ठ निकाले, अंतिम पृष्ठ खोला और उस पर लिखे मंत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इसे याद करने के बाद डू फैंग ने प्राचीन पुस्तक को एक तरफ रख दिया, हाथ से मुद्राएं बनाई और चुपचाप उस मंत्र का जाप किया जो उसने अभी सीखा था। देखते ही देखते कड़ाही से अचानक एक हल्की रोशनी निकली। ये काली रोशनी कोमल थी, लेकिन इसका प्रभाव सब कुछ निगलने जैसा था। फिर उस काली रोशनी ने कड़ाही के ऊपर कई पंक्तियां बना दीं। इस कड़ाही को ताइक्सु पवित्र कड़ाही कहा जाता है, जिसमें 3 कार्य होते हैं: शस्त्र निर्माण, रसायन विद्या और युद्ध। यह मनुष्यों और राक्षसों के बीच प्राचीन युद्ध का एक सर्वोच्च खजाना था। इस कड़ाही का उपयोग करने का मंत्र इस प्रकार है। पता चला कि उसने जो मंत्र सुना था वह वास्तव में कोई उपयोग मंत्र नहीं था, बल्कि इस जानकारी को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। डू फैंग ने ध्यानपूर्वक उस मंत्र को पढ़ा और उसे याद कर लिया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह युद्ध में इसका उपयोग नहीं कर सकता था, वह इसका उपयोग केवल रसायन विद्या और हथियार बनाने के लिए ही कर सकता था। डू फैंग ने सीखा हुआ मंत्र पढ़ा और ताइक्सु पवित्र कड़ाही को अपने थैले में रख लिया। फिर उसने जमीन पर लेटे हुए सु उपनाम वाले दोनों भाइयों को देखा। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना किया था, और इस खजाने के लिए वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए और एक दूसरे को मार डाला। अंततः दोनों की मृत्यु हो गई। डू फैंग ने पूरे हॉल का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। चौकोर कड़ाही के अलावा वहाँ केवल 2 टेलीपोर्टेशन एरे थे और कुछ नहीं। इनमें से एक टेलीपोर्टेशन एरे वही था जिसका उपयोग डू फैंग ने अभी अभी टेलीपोर्ट करने के लिए किया था। यह एक तरफा था, जिससे प्रवेश तो संभव था लेकिन निकास नहीं। दूसरा टेलीपोर्टेशन के लिए था, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए 1000 स्पिरिट एसेंस पिल्स की आवश्यकता थी। डू फैंग ने सिर हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा कि अगर किसी साधारण योद्धा को भी यह टेलीपोर्टेशन तंत्र बाहर मिल जाए तो शायद उसके पास इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त स्पिरिट एसेंस पिल्स न हों। एक बार अंदर जाने के बाद शायद उसके पास बाहर निकलने के लिए पर्याप्त पिल्स न हो और वह वहीं फंसकर मर जाए। इस टेलीपोर्टेशन तंत्र को बनाने वाला विशेषज्ञ वाकई लोगों को सताने में माहिर था। केवल एक योद्धा जनरल स्तर का विशेषज्ञ ही आसानी से 2000 स्पिरिट एसेंस पिल्स बना सकता था। उसे नहीं पता था कि यह टेलीपोर्टेशन तंत्र कहाँ ले जाता है, शहर के अंदर या बाहर। डू फैंग ने तंत्र के चारों ओर बने छेदों में 1000 स्पिरिट एसेंस पिल्स बिखेर दी, फिर अंदर कदम रखा और इसके सक्रिय होने का इंतजार करने लगा। एक सफ़ेद आभा उठी और डू फैंग को घेर लिया। टेलीपोर्टेशन तंत्र एक जोरदार गर्जना के साथ फट पड़ा, फिर सारी रोशनी गायब हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ देर चक्कर आने के बाद डू फैंग ने आंखें खोली तो खुद को एक बड़े हॉल में पाया, जिसके पास ही एक छोटा टेलीपोर्टेशन एरे था। हॉल की साज सज्जा पर सरसरी नज़र डालने से पता चला कि वह 9 मंजिला टावर की सबसे ऊपरी मंजिल पर है। थोड़ा प्रसन्न होकर डू फैंग ने सबसे पहले अपने बगल में मौजूद एक और टेलीपोर्टेशन एरे को देखा, जिस पर लिखा था, ये टेलीपोर्टेशन एरे त्यानिक्सिंग घाटी के बाहर की ओर जाता है। इसे सक्रिय करने के लिए 1000 स्पिरिट एसेंस गोलियों की आवश्यकता होती है। जल्द ही हम इस संरचना को पार कर लेंगे और हमें दिनों तक उसी पुराने रास्ते पर नहीं चलना पड़ेगा। डू फैंग बेहद खुश हुआ और हॉल में मौजूद दर्जनों अलमारियों की ओर बढ़ा, उन पर लिखे सामानों के नामों को ध्यान से देखने लगा। पोषण की गोली, दिव्य उत्पत्ति की गोली, कायाकल्प की गोली, अस्थि मज्जा को फिर से भरने वाली गोली, 10,000 वर्षों के टूटे घावों को भरने वाला मरहम, अस्थि स्थापन और मांसपेशियों को पुनर्जीवित करने वाला अमृत। दिव्य ड्रैगन पवित्र पाताल लोक तलवार, दिव्य ड्रैगन दानव वश में करने वाली तलवार, 9 स्वर्गों पर चलने वाला गीत तलवार, नीला रक्त चांदी का भाला, दिव्य दानव ब्लेड, पवन और गरज का पंखा, प्रज्वलित अग्नि दिव्य ध्वज, लाल कमल विश्व नष्ट करने की तकनीक, रक्त दुष्वप्न नीला प्रकाश तकनीक और इसी तरह ये सूची अंतहीन है। डू फैंग ने उन सभी अद्भुत खजानों को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। ये सभी उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां थीं और गोलियां भी उच्च गुणवत्ता वाली थीं, जिनका उपयोग केवल उन्नत योद्धा स्तर या उससे ऊपर के विशेषज्ञ ही कर सकते थे। ये टावर की 9वीं मंजिल है। डू फैंग को तुरंत उस स्क्रॉल की याद आ गई जिसमें लिखा था कि जब तक किसी के पास वह स्क्रॉल है तब तक वह इस टावर में किसी भी वस्तु का बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग कर सकता है। चलिए इसे आजमाते हैं।
डू फैंग आगे बढ़ा और इन कीमती वस्तुओं को अपने थैले में रख लिया। कुल मिलाकर कम से कम 20 वस्तुएं थीं। फिर वह वहीं खड़ा रहा और चारों ओर देखा। वे अभी भी उसी जगह पर थीं। तीसरे स्तर में बताई गई स्थिति यहाँ नहीं थी, जहाँ आप प्रति स्तर केवल 10 वस्तुएं ले सकते थे और 10 वस्तुएं लेने के बाद आपको टेलीपोर्ट कर दिया जाता था। आखिरकार यह सच ही प्रतीत हुआ। डू फैंग अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने उन्मादपूर्वक हाथ हिलाते हुए अलमारियों से सब कुछ उठा लिया और अपने लिए ले गया। 9वीं मंजिल को खाली देखकर डू फैंग ने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ 8वीं मंजिल की ओर कूच किया। 8वीं मंजिल पर उच्च कोटि के योद्धाओं द्वारा प्रयुक्त वस्तुएं थीं और डू फैंग ने बिना किसी संकोच के सब कुछ अपने लिए ले लिया। इस प्रकार परत दर परत नीचे उतरते हुए लगभग आधे घंटे बाद डू फैंग तीसरे स्तर पर पहुंच गया और वहां से एक बार फिर सब कुछ साफ कर दिया। इस बार उसे भरपूर संसाधन प्राप्त हुए और डू फैंग को असीम आनंद का अनुभव हुआ। इतने प्रचुर संसाधनों, असंख्य औषधियों और चमत्कारी औषधियों के साथ साथ स्वर्गीय उत्पत्ति के पवित्र ग्रंथ के साथ यदि वह लगन से साधना करता रहे तो उसे विश्वास था कि 20 वर्षों के भीतर वह निश्चित रूप से युद्ध सेनापति स्तर तक पहुंच जाएगा। उस समय उसे किंग्युआन संप्रदाय, ताई परिवार या स्वर्गीय दाओ संप्रदाय से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वह अपने परिवार की रक्षा स्वयं कर सकेगा। अपने परिवार की वर्तमान स्थिति के ख्याल से डू फैंग का ध्यान भंग हो गया। उसका चेहरा उदास हो गया और उसने एक गहरी सांस ली। फिर उसने इस विचार को मन से निकाल दिया, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह पर्याप्त रूप से मजबूत है, वह अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। अपने परिवार के लिए उसे लगन से साधना करनी थी, अपनी शक्ति बढ़ानी थी और जल्द से जल्द अपने गृहनगर लौटकर अपने माता पिता और भाइयों से मिलना था। तीसरी मंजिल पर सामान इकट्ठा करने के बाद डू फैंग सीधे 9वीं मंजिल पर चला गया। अब उसके रास्ते में कोई प्रेतवाधित कठपुतली नहीं थी और वह आसानी से 9वीं मंजिल पर पहुंच गया। वह टेलीपोर्टेशन एरे पर पहुंचा और अब खाली पड़े टावर को देखा। डू फैंग के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तियानशिंग घाटी के खंडहरों की यह यात्रा बहुत फलदायी रही। वापस आकर वह अपने विचारों को व्यवस्थित करेगा और लगन से साधना करेगा। फैंग की कुल संपत्ति। मुझे आश्चर्य है कि लू तीनों भाई कैसे होंगे। क्या वे सफ़ेद धुंध से बच निकले और खंडहरों के इस शहर तक पहुंच गए? इस साइट का नया URL है, याद रखने का आसान तरीका .com, लेकिन अगर वे इसे ढूंढ भी लेते तो अब ये खाली है, एक बेकार यात्रा। हल्की मुस्कान के साथ डू फैंग ने अपने कपड़ों से 1000 स्पिरिट एसेंस की गोलियां निकाली, उन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के छोटे से छेद में रखा, एरे में प्रवेश किया और टेलीपोर्ट होकर बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर से एक चकाचौंध भरी 5 रंगों की रोशनी उठी, जिसका प्रभामंडल घूम रहा था। टेलीपोर्टेशन सरणी लगातार गर्जना कर रही थी और फिर एक जोरदार धमाके के साथ प्रकाश का एक चमकीला 5 रंगों का स्तंभ आकाश में बादलों तक पहुंच गया। इसके बाद टेलीपोर्टेशन सरणी खाली हो गई और सब कुछ सामान्य हो गया। कुछ क्षणों के चक्कर आने के बाद डू फैंग ने अपनी आंखें खोलीं और साथ ही अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके अपने स्थान का आकलन किया। वह चारों ओर से अंधेरे से घिरा हुआ था, एक पत्थर की गुफा के अंदर जो जमीन के काफी नीचे प्रतीत होती थी, जिसमें से एक मार्ग बाहर की ओर जाता था। डू फैंग ने टेलीपोर्टेशन एरे पर एक नज़र डाली, जो एक तरफा टेलीपोर्टेशन एरे था। वह थोड़ा मुस्कुराया और सोचने लगा कि क्या प्राचीन साधकों को केवल इसी प्रकार के एक तरफा टेलीपोर्टेशन एरे बनाना आता था, या उन्होंने सुरक्षा कारणों से इस प्रकार के एक तरफा टेलीपोर्टेशन एरे को बनाना प्राथमिकता दी थी। मार्ग का अनुसरण करते हुए डू फैंग ऊपर की ओर उड़ता गया। कई चक्कर लगाने के बाद अंततः मार्ग से बाहर निकला और जमीन पर उतरा। अंधेरा छा रहा था और उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ धुंधले रूप से दिखाई दे रहे थे। अपनी स्थिति को लेकर अनिश्चित, डू फैंग ने अपनी दिशा तय की और पवन नगरी की ओर उड़ गया। ये स्थान फैंगचेंग से 2000 मील से भी अधिक दूर है। डू फैंग अपनी तलवार पर सवार होकर पूरी गति से उड़ा और अगले दिन तड़के अपने निवास फैंगचेंग वापस पहुंचने में उसे पूरे 5 घंटे लगे। अपने निवास पर लौटकर डू फैंग ने तुरंत कई तरह की एकांत मुद्राएं बनाई और फिर अच्छी नींद के लिए लेट गए। वे पूरे 12 घंटे सोए और तीसरे दिन सुबह होने तक नहीं उठे। आखिरकार वे अपनी पूरी तरह स्वस्थ अवस्था में लौट आए थे। इस बार सू उपनाम वाले 2 व्यक्तियों और लू भाइयों के साथ उन्होंने प्राचीन खंडहरों की खोज में लगभग 10 दिन बिताए और अनगिनत खजाने प्राप्त किए। वे भरपूर धन संपत्ति लेकर लौटे। सबसे पहले उन्हें अपनी संपत्ति का जायजा लेना था ताकि उन्हें अपनी संपत्ति का स्पष्ट अंदाजा हो सके।
दूसरी बात यह है कि इन संसाधनों का सदुपयोग करके रसायन विद्या और हथियार बनाने का अभ्यास करना, अपने कौशल को सुधारना, फैंगचेंग और यहाँ तक कि वुलिंग काउंटी में अपना नाम बनाना और अच्छे संबंध बनाना ताकि नानलिंग काउंटी लौटने पर या किसी संकट का सामना करने पर मुझे मदद मिल सके। तीसरी बात तो निश्चित रूप से अपनी शक्ति को बढ़ाने और जल्द से जल्द मध्यवर्ती योद्धा स्तर तक पहुंचने का प्रयास करना है। तभी अपने हाथों में मौजूद शक्तियों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। वर्तमान में मैं स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र शास्त्र का अभ्यास कर रहा हूं, जो एक उच्च स्तरीय साधना तकनीक है। मेरी साधना की गति सामान्य लोगों की तुलना में कई गुना तेज है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं जल्द ही मध्यवर्ती योद्धा स्तर तक पहुंच जाऊंगा। इसलिए डू फैंग ने अपने भंडारण थैलों से सभी सामान निकाल दिए और गिनती शुरू कर दी। अपने सामने रखे सामानों के ढेर को देखकर डू फैंग कुछ अचंभित रह गया। हालांकि वह जानता था कि उसके पास बहुत सारे खजाने हैं, फिर भी इतनी विशाल संपत्ति देखकर वह दंग रह गया। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे पास इतनी सारी चीजें होंगी, यहाँ तक कि उस स्टोरेज बैग में रखी हुई चीजें भी शामिल नहीं हैं जिसे यचेंसी पीछे छोड़ गया था और जिसे मैं खोल नहीं सका था। डू फैंग ने गहरी सांस ली और सामानों की सूची बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले विभिन्न आध्यात्मिक कलाकृतियां थीं, जिनमें कुल मिलाकर शामिल थीं एक अज्ञात श्रेणी का सर्वोच्च खजाना, ताइक्सु सेंट की कड़ाही, एक दिव्य कलाकृति, पंचतत्व तलवार और दो मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियां, जिनमें से एक नीला जैद कवच और दूसरी नौस्वर्ग वज्र तलवार थी। 4 मूलभूत आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं: स्वर्गीय ड्रैगन पवित्र पाताल लोक तलवार, स्वर्गीय ड्रैगन दानव वश में करने वाली तलवार, स्वर्गीय दानव ब्लेड और पवन एवं गरज पंखा। 9 स्वर्ग गीत चलने वाली तलवार, नीले रक्त चांदी का भाला और अग्नि दिव्य बैनर सहित 40 शीर्ष श्रेणी की जादुई कलाकृतियां, जिनमें 11 तलवारें, 12 चाकू, 3 बैनर, 3 भाले, 2 पंखे, 2 कैंची, 2 कुल्हाड़ी, एक रेशमी बंधन, एक घंटी और कवच के 3 टुकड़े शामिल हैं। यहाँ 130 उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियां हैं, जिनमें 69 तलवारें शामिल हैं, जैसे कि माता बाल वज्र तलवार, आबनूस तलवार, अग्नि तलवार, मोटी मिट्टी की तलवार, वज्र तलवार, वज्र लकड़ी की तलवार और आत्मा छीनने वाली तलवार, 21 चाकू, 10 भाले, 2 अंगूठियां, 3 रूलर, 2 कड़ाही, 12 कवच के सेट, 2 लौकी, 3 पंखे, 2 हथौड़े, 1 दीपक का आधार और 3 दर्पण। यहाँ 348 मध्यवर्ती स्तर की जादुई कलाकृतियाँ और 1000 से अधिक बुनियादी स्तर की जादुई कलाकृतियाँ हैं। असंख्य औषधियाँ प्राप्त हुईं। युद्ध देवता के क्षेत्र के लिए उपयुक्त औषधियों में शामिल थीं दिव्य रूपांतरण औषधि, स्वर्गीय उत्पत्ति औषधि, कायाकल्प औषधि, अस्थिमज्जा तृप्त करने वाली औषधि, 10,000 वर्ष कायाकल्प मरहम और अस्थि स्थापन एवं मांसपेशी पुनर्जनन औषधि। युद्ध सेनापति के क्षेत्र के लिए उपयुक्त औषधियों में शामिल थीं स्वर्ण मूल औषधि, वापसी उत्पत्ति औषधि और 9 चरण जीवन छीनने वाली औषधि। योद्धाओं के क्षेत्र के लिए उपयुक्त औषधियों में शामिल थीं योद्धा औषधि, आत्मा उत्पत्ति औषधि, वापसी आत्मा औषधि, समाधि पोषण हृदय औषधि, 100 जड़ी बूटियों वाली 9 चरण औषधि और बैंगनी सूडान। इसके अतिरिक्त जलमग्न भूल भुलैया से 3 अज्ञात नीले, लाल और हरे रंग की औषधियां प्राप्त हुईं। हथियारों को परिष्कृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अयस्कों में शामिल हैं सदियों पुराना काला लौह लकड़ी, सदियों पुराना हरा ड्रैगन लकड़ी, सदियों पुराना सुनहरा सुई वृक्ष, हीरा, हीरा जैड, ज्वाला क्रिस्टल, नीला अग्नि क्रिस्टल, जैड क्रिस्टल, आकाशीय रेत, तारा नदी की रेत, मित्रिल से परिष्कृत रेत, नीला जैड सार, सोने की रेत आदि। इसके अलावा युआन गुआंग से प्राप्त 10,000 साल पुराना रहस्यमय जैड भी है। हजारों प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां हैं, जिनमें गैनोडर्मा ल्यूसिडम, गैनोडर्मा साइनेंस, फ्लेम फ्रूट, स्पिरिट डेवोरिंग ग्रास, ड्रैगन फ्रूट, 9 लीफ गैनोडर्मा, स्नो गैनोडर्मा, इमोर्टल स्पिरिट गैनोडर्मा, रेड लोट्स फ्रूट, ग्रीन लुओ फ्रूट और बोन ईटिंग ग्रास आदि शामिल हैं। विभिन्न साधना तकनीकों, विचित्र कहानियों और रहस्यों, रसायन शास्त्र और शस्त्र निर्माण पर असंख्य प्राचीन पुस्तकें मौजूद हैं, जिनमें बुनियादी मंत्रों का संपूर्ण संग्रह, आध्यात्मिक सार तकनीक, 3 तत्व गुप्त तकनीक, रक्त तंत्रिका, जन्मजात पृथक्करण और मिलन दिव्य प्रकाश, सुमेरु दिव्य प्रकाश, पृथ्वी को 1 इंच तक सिकोड़ना, पहुंच के भीतर एक दुनिया, स्वर्ग और पृथ्वी तलवार तकनीक, लाल कमल विनाश तकनीक, रक्त दुष्वप नीला प्रकाश तकनीक, जादुई हथियार निर्माण, आध्यात्मिक जड़ी बूटी की खेती, अमृत सूत्रों का संपूर्ण संग्रह, अमृत पर टिप्पणियां, पूर्वी सागर अभिलेख, राक्षस लोक की भूतल घटनाएं, अमर साधना के रहस्य और अमर और राक्षसों के बीच युद्ध शामिल हैं।
इस सारी संपत्ति में यचेंजी द्वारा छोड़े गए भंडार कोष की सामग्री शामिल नहीं है, जिसे केवल सामान्य स्तर के योद्धा ही खोल सकते हैं। यदि उन्हें भी शामिल किया जाता तो कुल संपत्ति और भी अधिक होती। इस सारी संपत्ति का जायजा लेने में डू फैंग को पूरे 3 घंटे लगे। उसने इन खजानों को रखने के लिए 5 भंडारकोशों का उपयोग किया, एक आध्यात्मिक कलाकृतियों और जादुई हथियारों के लिए, एक कच्चे अयस्कों के लिए, एक तैयार गोलियों के लिए, एक औषधीय जड़ी बूटियों के लिए और एक साधना तकनीकों और मंत्रों के लिए। इतने सारे खजाने पाकर डू फैंग खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था। वह न केवल योद्धाओं के कब्रिस्तान के रूप में प्रसिद्ध तियानशिंग घाटी में सुरक्षित प्रवेश कर पाया था, बल्कि ढेर सारे खजाने लेकर बाहर भी निकला था। वह वाकई बेहद भाग्यशाली था। इन चीज़ों के समर्थन के बावजूद अगर मैं दूसरों की तुलना में तेजी से साधना नहीं कर पाता और उच्च स्तर हासिल नहीं कर पाता, तो मैं वास्तव में पूर्वजों, खुद को और अपने माता पिता और परिवार को निराश कर रहा होऊंगा। अगले कुछ महीनों में डू फैंग ने अपना पूरा ध्यान रसायन शास्त्र के अध्ययन में लगा दिया। उसने अपने पास मौजूद रसायन शास्त्र की सभी प्राचीन पुस्तकों को कई बार पढ़ा और शोध प्रक्रिया में आने वाली उलझनों को सुलझाने के लिए उनका संदर्भ दिया। उसे लगा कि उसने रसायन शास्त्र में बहुत प्रगति कर ली है। अपनी साधना में भी उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने कई महीनों तक हर कुछ दिनों में एक बैंगनी सूडान गोली का सेवन किया और उनकी शारीरिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होती दिखाई दी। उन्होंने स्वर्गीय उत्पत्ति पवित्र ग्रंथ का अभ्यास जारी रखा और उनकी शक्ति में लगातार सुधार होता रहा। रसायन शास्त्र कौशल में सुधार। डू फैंग ने साधना जगत के रहस्यों और रोचक कहानियों, अमर और राक्षसों के बीच प्राचीन युद्धों और विभिन्न मानचित्रों को दर्ज करने वाली किसी भी प्राचीन पुस्तक को अनदेखा नहीं किया। उसने उन सभी का अध्ययन किया और कई ऐसी बातें सीखीं जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थीं। इन प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर डू फैंग ने अमरत्व प्राप्त करने के व्यवस्थित ज्ञान के बारे में और अधिक जाना। इनमें साधना के प्रत्येक चरण की रूपरेखा का परिचय भी शामिल था। उदाहरण के लिए, ची शोधन चरण शरीर में ची को ग्रहण करने का चरण है, जो साधकों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में आने, आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने और आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को परिष्कृत करने, अपनी विभिन्न क्षमताओं को बढ़ाने और जीवन को लंबा करने, सुनने और देखने की क्षमता को तेज करने और बलवान एवं शक्तिशाली बनने के लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। योद्धा क्षेत्र में ची को सार तत्व में परिष्कृत करना शामिल है, जिसका अर्थ है स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करके लगातार मज्जा को शुद्ध करना और हड्डियों को परिष्कृत करना, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति मजबूत होती है। युद्ध सेनापति स्तर पर व्यक्ति सार तत्व को एक गोली में परिष्कृत करता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को संघनित और संपीड़ित करके अपना युआन दान विकसित किया जाता है। युआन दान की सहायता से व्यक्ति दसियों या सैकड़ों फीट के दायरे में आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। युद्ध देवता क्षेत्र अपने मूल को चकनाचूर कर एक नवजात आत्मा में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इस समय यह एक शून्य शरीर होता है, बहुत कमजोर, लगभग कोई युद्ध क्षमता नहीं होती है, लेकिन ये 100 मील के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। बैटल एम्परर दायरे में व्यक्ति मायावी को वास्तविक में परिष्कृत कर सकता है, अपनी नवजात आत्मा को एक भौतिक रूप में संघनित कर सकता है जो शरीर को छोड़कर युद्ध में उपयोग किया जा सकता है। उस पूजनीय व्यक्ति ने शून्यता को परिष्कृत किया और दाव में विलीन हो गए, दाव के क्षेत्र और उसके सच्चे अर्थ को समझ लिया। पौराणिक ऋषियों की बात करें तो वे अराजकता में लौट आए, आदिम ऊर्जा का उपयोग करके अपना स्वर्ग और पृथ्वी बनाने में सक्षम हुए और दाव को परिष्कृत करके विभिन्न लोकों का निर्माण किया। हालांकि ऋषियों के बारे में सब कुछ केवल किंवदंती है, आज इस महाद्वीप पर कोई ऋषि नहीं बचे हैं। इन योद्धाओं और सेनापति उपाधियों की उत्पत्ति भी महत्वपूर्ण है। प्राचीन काल में महाद्वीप 5 राज्यों में विभाजित था और उनके बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे, जिनमें अक्सर लाखों लोग शामिल होते थे। इन राज्यों में सबसे निचले स्तर के योद्धाओं को कनिष्ठ योद्धा कहा जाता था। 10 कनिष्ठ योद्धाओं के सेनापति को मध्यवर्ती योद्धा और 10 मध्यवर्ती योद्धाओं के सेनापति को उन्नत योद्धा कहा जाता था। इसलिए उनके राज्य को योद्धा राज्य कहा जाता था। 1000 नौसिखिए योद्धाओं का नेतृत्व करने वाले सेनापति को नौसिखिए सेनापति कहा जाता है और इसी प्रकार आगे भी। ये संरचना नश्वर सेनाओं की संरचना के समान ही है। मैंने प्राचीन काल की कुछ चीज़ों के बारे में सीखा और साथ ही साथ मैंने रसायन शास्त्र के बारे में बहुत सारी किताबें पढ़ीं। डू फैंग मूल रूप से एक साधारण रसायनज्ञ था। एक कुशल रसायनज्ञ बनने के लिए उसे योद्धा गोलियां, आत्मा सार गोलियां, आत्मा वापसी गोलियां और समाधि पोषण हृदय गोलियां जैसी उच्च स्तरीय गोलियां बनाने की आवश्यकता थी।
पहले, समय, संसाधनों और विधियों की सीमाओं के कारण मैं कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया था। अब, सीखने के लिए इतनी सारी उन्नत रसायन विधियां, साथ ही कई अधिक विस्तृत और बहुमूल्य औषधि फॉर्मूले और अभ्यास के लिए अनगिनत संसाधन उपलब्ध होने के कारण मेरे रसायन विद्या कौशल में स्वाभाविक रूप से प्रतिदिन सुधार हो रहा है। कुछ ही महीनों में वह समाधि पोषण हृदय गोली बनाने में सक्षम हो गया था, और वह आत्मासार गोली भी बना सकता था, हालांकि सफलता दर थोड़ी कम थी। फिर भी वह योद्धा गोली नहीं बना पाया था। इससे डू फैंग काफी संतुष्ट था। पिछले कुछ महीनों में डू फैंग ने दर्जनों तरह की गोलियां तैयार की थीं। कुछ गोलियां वह खुद इस्तेमाल कर सकता था, जबकि कुछ बिल्कुल बेकार थीं। अपने सामने बोतलों के ढेर को देखकर डू फैंग ने उन्हें बेचने का फैसला किया। वह तियानफैंग पवेलियन गया और उन्हें बेचने का जिम्मा सौंप दिया। हालांकि अब उसके पास गोलियों की कमी नहीं थी, फिर भी उसे उन गोलियों के लिए जगह ढूंढनी थी जिनका वह इस्तेमाल नहीं करता था। इसलिए डू फैंग ने उन गोलियों को पैक किया जिनकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उन्हें बेचने की योजना बनाई। जादुई कलाकृतियों और आध्यात्मिक हथियारों की संख्या बहुत अधिक थी, इसलिए उसने उन्हें बाद में टुकड़ों में बेचने का फैसला किया, अन्यथा वे तुरंत ध्यान आकर्षित कर लेंगे। वे धीरे धीरे यात्रा करते हुए लगभग आधे घंटे में 10 मील से अधिक की दूरी तय करके बाजार कस्बे में पहुंचे, जहां अभी भी उतने ही लोग थे। तियानफैंग पवेलियन में प्रवेश करते ही डू फैंग सीधे दूसरी मंजिल पर चला गया। दूसरी मंजिल पर वही लंबे चेहरे वाला बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन शारीरिक शक्ति मध्यम स्तर के योद्धा जैसी थी। वह दुकानदार के वेश में था और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह कोई और नहीं बल्कि पवेलियन मास्टर जू थे। मास्टर जू पर डू फैंग का गहरा प्रभाव था। डू फैंग के ऊपर आते ही उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा, युवा मित्र फैंग फिर से आ गए हैं। पता नहीं इस बार आप कुछ खरीदने या बेचने आए हैं। ये कहते हुए उन्होंने डू फैंग को एक तरफ की कुर्सी पर बैठा दिया। डू फैंग के बैठने के बाद उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, संप्रदाय के गुरु जू, मैं इस बार कुछ खरीदने नहीं बल्कि कुछ बेचने आया हूँ। ओह, ये सुनकर पवेलियन मास्टर जू की आंखें चमक उठीं और उन्होंने पूछा, क्या भाई फैंग कुछ खजाना बेचने जा रहे हैं? डू फैंग ने धीरे से कहा, यह कोई खजाना नहीं है। ये बस कुछ गोलियां हैं जिन्हें मैंने कुछ दिन पहले बनाया था और जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही पड़ी हुई हैं, इसलिए मैं इन्हें बेचने का जिम्मा आपके प्रतिष्ठित संस्थान को सौंप रहा हूँ। मास्टर जू ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि डू फैंग एक कुशल रसायनज्ञ हो सकता है, और जब उन्हें पता चला कि डू फैंग फिर से आध्यात्मिक गोलियां बेचने जा रहा है, तो उनका ये संदेह और भी बढ़ गया। उन्होंने खुशी से कहा, लगता है भाई फैंग के रसायन शास्त्र के कौशल में फिर से सुधार हो गया है। यह महज एक अनौपचारिक टिप्पणी थी। डू फैंग ने कुछ नहीं कहा, बस अपना हाथ बढ़ाया और आस्तीन झटक दी, जिससे मेज पर विभिन्न रंगों की बोतलों का ढेर लग गया। कुल मिलाकर लगभग 30 या 40 बोतलें थीं। साथ ही कई जादुई वस्तुएं भी थीं। ये देखकर पवेलियन मास्टर जू थोड़ा अचंभित हुए और फिर ध्यान से इसकी जांच करने लगे। पहले तो वे शांत रहे, लेकिन जैसे जैसे वे देखते गए उनके चेहरे के भाव बदलते गए, आश्चर्य और संदेह दोनों झलकने लगे, और वे बीच बीच में प्रश्नवाचक दृष्टियों से डू फैंग की ओर देखते रहे। डू फैंग चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था। तियानफैंग मंडप द्वारा परोसी गई आध्यात्मिक चाय की चुस्कियां ले रहा था, और मंडप के स्वामी जू की निगाहों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। पवेलियन मास्टर जू ने जल्दी से सभी बोतलों का निरीक्षण पूरा किया, फिर डू फैंग की ओर देखा और हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुमने ये सब खुद बनाए हैं, युवा मित्र फैंग? क्या इन गोलियों की गुणवत्ता में कोई समस्या है? डू फैंग ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। अरे नहीं, नहीं, ये सारी गोलियां बहुत अच्छी गुणवत्ता की हैं। मैं बस ये पुष्टि कर रहा था कि क्या ये सभी मेरे युवा मित्र फैंग द्वारा बनाई गई हैं, पवेलियन मास्टर जू ने जल्दी से समझाया। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल नहीं। पिछले कुछ महीनों में मैंने इसका केवल एक हिस्सा ही परिष्कृत किया है। ये सुनकर पवेलियन मास्टर जू ने राहत की सांस ली और कहा, मुझे भी लगा था कि यह असंभव है। युवा मित्र फैंग के रसायन शास्त्र कौशल में चाहे कितनी भी तेजी से सुधार हुआ हो, यह असंभव है कि जब हम पहली बार मिले थे तब वह रसायन शास्त्री के स्तर पर था, 2 साल बाद जब हम दोबारा मिले तब वह रसायन शास्त्री बन गया और अब मात्र 1 वर्ष में मध्यवर्ती रसायन शास्त्री बन गया है। ये तो अविश्वसनीय है। डू फैंग मुस्कुराया और बोला, पंत प्रमुख जू, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूं कि इन गोलियों और जादुई कलाकृतियों की कीमत कितनी है?
मास्टर जू ने गणना करके कहा, पर्पल सुल्तान पिल की एक बोतल 300 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर है। समाधि नरिशिंग हॉट पिल की 8 बोतलें 1200 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। रिटर्निंग स्पिरिट पिल की 10 बोतलें 1500 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। ट्रू एसेंस रीजनरेशन पिल की 2 बोतलें 1000 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। वॉरियर पिल की 20 बोतलें 10,000 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। 100 हर्ब्स 9 टन पिल की 3 बोतलें 1500 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। 10,000 ईयर रिजुवेनेटिंग ऑइंटमेंट की 3 बोतलें 6000 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। और बोन सेटिंग एंड मसल रीजनरेटिंग एलिक्सिर की 3 बोतलें 9000 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। कुल मिलाकर 30,500 स्पिरिट युआन गोलियां। 7 प्राथमिक जादुई हथियार 400 स्पिरिट युआन गोलियों के बराबर हैं। युआन पिल्स और एक मध्यम स्तर के जादुई हथियार की कीमत 6000 स्पिरिट युआन पिल्स है। कुल मिलाकर 36,900 स्पिरिट युआन पिल्स। खर्चों के लिए 10% कटौती के बाद ये 33,210 स्पिरिट युआन पिल्स होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ ₹299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।